तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने वीडियो सेशन के बारे में। मैं आज आप लोगों से BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण के पाठ 1 के विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि अभी तक इस पाठ के 3 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं उन छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने उन 3 वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाएं और उन 3 वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है, ताकि आप लोगों के एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। और अब चलिए नीचे देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला होगा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों हिंदी भाषा का स्वरूप और उसके क्षेत्र के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं अपने इस PDF स्क्रीन को आगे पीछे नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने लैपटॉप और फ़ोन से दूर रहने को कहा है। मेरी तबीयत खराब है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों से मौखिक ही चर्चा करूंगा, ठीक है। तो जिन भी छात्रों को परेशानी हो तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक ले लें अपने सामने में, और मैं जो बोलता हूँ उसको टैली कर ले, मिला ले, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जिनको परेशानी है तो, जिनको नहीं है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको परेशानी नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को होने वाली इस असुविधा के लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी के दौर में हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्यतः 3 संदर्भों में हो रहा है, ठीक है। और वो 3 संदर्भ हैं: भौगोलिक संदर्भ, साहित्यिक संदर्भ एवं प्रयोग विस्तार का संदर्भ, ठीक है। दोस्तों आज के दौर में हिंदी का क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तक फैला हुआ है, ठीक है। और अभी के दौर में हिंदी को 5 उपवर्गों में बांटा गया है, जिनके नाम है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी व पहाड़ी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अब भी वर्तमान में हिंदी के अंतर्गत 18 मुख्य बोलियां आती हैं, ठीक है। और इन 18 बोलियों को इन्हीं 5 उपवर्गों में रखा गया है, ठीक है। मतलब ये जो 18 तरह की जो बोली है, इसको इन्हीं 5 वर्गों में विभाजित करके रखा गया। और ये जो 5 उपवर्गों में हिंदी को विभाजित किया गया है, यह विभाजन जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया गया है, ठीक है, जो कि भ्रामक है और अवैज्ञानिक माना जाता है। फिर भी हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, तो इस पुस्तक में भी इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सीधे सीधे हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली 18 मुख्य बोलियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बोली जो है दोस्तों, वो है खड़ी बोली, ठीक है। और ये जो खड़ी बोली है, देहरादून के मैदानी भागों, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। और इस खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी स्वरूप से हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि अपभ्रंश किसे कहते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि अपभ्रंश का अर्थ हुआ निकृष्ट या पथभ्रष्ट, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जिसका कोई व्याकरण ना हो या फिर जिसका कोई मानक स्तर ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही भाषा अथवा बोली को हम लोग अपभ्रंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे कि खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है, कहाँ कहाँ खड़ी बोली बोली जाती है, उसके बाद इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रज भाषा के बारे में। तो ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनीपुरी, एटा, बदायूं इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। और इस ब्रज भाषा के प्रचारक थे सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि ना जाने कितने सारे कवि लेखक हुए जिन्होंने ब्रज भाषा का प्रचार किया था, ठीक है। और इस ब्रज भाषा का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ, किंतु सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती स्वरूप से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सौरसेनी का उत्तरी स्वरूप क्या है, मध्यवर्ती स्वरूप क्या है, या फिर आधुनिक स्वरूप क्या है, ठीक है। तो उत्तरी स्वरूप वो हुआ दोस्तों जिस समय को हम लोग आदिकाल की संज्ञा देते हैं। मतलब सौरसेनी अपभ्रंश का आदिकाल का जो स्वरूप था, उसी स्वरूप से खड़ी बोली का विकास हुआ है, ठीक है। और उसी समय ब्रज भाषा का विकास मध्यवर्ती काल से हुआ। मतलब सौरसेनी अपभ्रंश का जो मध्यवर्ती काल रहा होगा, उसी समय ब्रज भाषा का विकास हुआ होगा। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों कि मैंने पहले ही आदिकाल, मध्यवर्ती काल और आधुनिक काल के बारे में चर्चा कर ली है इससे पिछले वाले वीडियो में। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाएं वीडियो सेक्शन में और वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप लोगों को अभी वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश का उत्तरी रूप क्या है और मध्यवर्ती रूप क्या है। फिर भी बता देता हूँ दोबारा से
कि उत्तरी रूप को हम लोग आदिकाल से जोड़ेंगे और मध्यवर्ती रूप को हम लोग मध्यकाल से जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणवी बोली के बारे में। ठीक है, अभी हरियाणवी बोली हरियाणा, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र और पटियाला आदि में लोग बोलते हैं। ठीक है, और इस हरियाणवी बोली का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, लेकिन जब इसमें पंजाबी का प्रभाव पड़ा तब। ठीक है, अकेले सिर्फ शौरसेनी अपभ्रंश के प्रभाव से हरियाणवी का विकास नहीं हुआ, वरन जब शौरसेनी अपभ्रंश में पंजाबी भाषा अथवा बोली का प्रभाव पड़ा तभी हरियाणवी का विकास हुआ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कनौजी बोली के बारे में। अभी कनौजी बोली कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुर, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई आदि में बोली जाती है। ठीक है, और इस कन्नौजी बोली का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बुंदेली के बारे में। ठीक है, और अभी ये बुंदेली झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर, सागर, ओरछा, होशंगाबाद आदि में बोली जाती है। ठीक है, और दोस्तों इस बुंदेली का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग समझे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बार बार शौरसेनी अपभ्रंश की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब मानव ने बोलने की शुरुआत करी थी उसी समय से शौरसेनी अपभ्रंश का प्रचलन है। मतलब आदिकाल से ही शौरसेनी अपभ्रंश का वर्चस्व रहा है और वर्तमान में भी शौरसेनी अपभ्रंश का वर्चस्व देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शौरसेनी अपभ्रंश को बार बार सुनकर अचंभित नहीं हो रहे होंगे अब। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अवधि के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अभी वर्तमान में अवधि लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, सीरी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, प्रतापगढ़, जैनपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर आदि में बोली जाती है। ठीक है, और इस अवधि बोली का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग बघेली बोली के बारे में बात कर लेते हैं। इस बघेली बोली को अभी वर्तमान में रीवा, दमोह, जबलपुर, बालाघाट, मांडला आदि के क्षेत्र के लोग बोलते हैं। ठीक है, और इस बघेली बोली का विकास भी अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग समझेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में, और इस छत्तीसगढ़ी बोली को लरिया या खलताही नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है अभी वर्तमान में रायपुर, बिलासपुर, खैरागढ़, कोरिया, रायगढ़, सरगुजा, दुर्ग, कांकेर, नंदगांव आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, और इस छत्तीसगढ़ी बोली का विकास भी अर्धमगधी अपभ्रंश से ही हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भोजपुरी बोली के बारे में। ठीक है, और अभी वर्तमान में भोजपुरी बोली गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बनारस, सारण, सिवान, बक्सर, शाहबाद, चंपारण, आजमगढ़ आदि क्षेत्र के लोग बोलते हैं। ठीक है, और इस भोजपुरी बोली का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है, और इस मगधी अपभ्रंश को मागधी अपभ्रंश भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने भोजपुरी तक तो चर्चा कर ली। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है मगही के बारे में। मतलब अब हम लोग मगही बोली के बारे में बात करेंगे। अभी मगही बोली वर्तमान में पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर आदि क्षेत्र के लोग बोलते हैं। ठीक है, और इस मगही का विकास भी मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब आगे है मैथिली अपभ्रंश। तो अभी वर्तमान में दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, पूर्णिया क्षेत्र के लोग मैथिली बोला करते हैं, और इस मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। मतलब मध्यकाल में मागधी अपभ्रंश से मैथिली का विकास हुआ है। ठीक है, अब आगे है जयपुरी। ठीक है, और इस जयपुरी बोली को ढूंढानी के नाम से भी जानते हैं, और इस जयपुरी बोली को अभी राजस्थान के पूर्वी भाग में अथवा जयपुर में बोला जाता है, और इस जयपुरी बोली का भी विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मारवाड़ी बोली के बारे में, और इस मारवाड़ी बोली को डिंगल उपनाम से भी जाना जाता है, और इसे अभी वर्तमान में जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, मेवाड़, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में बोला जाता है। ठीक है, और इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब आगे है मेवाती। तो मेवाती बोली अभी वर्तमान में भरतपुर, हरियाणा, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, और इस बोली का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है, अब आगे है मालवी। तो अभी वर्तमान में मालवी बोली मालवा, इंदौर, उज्जैन आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, और इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। और मैंने शौरसेनी अपभ्रंश के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया कि ये आदिकाल से ही
लोग इस सौरसेनी अपभ्रंश का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये सबसे पुराना अपभ्रंश है। ठीक है, तो आप लोग सौरसेनी अपभ्रंश को बार बार सुन करके अचंभित नहीं हो रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब आगे है दोस्तों पश्चिमी पहाड़ी बोली, जिसे हम लोग हिमाचली बोली भी कहते हैं। और इस हिमाचली बोली को अभी वर्तमान में शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा आदि क्षेत्र के लोग बोलते हैं। और इस बोली का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। अब आगे गढ़वाली बोली की चर्चा है। तो गढ़वाली बोली वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है और इसे कुछ छोटे मोटे स्थान पर भी बोला जाता है। ठीक है, और इस अपभ्रंश का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और अंतिम जो है वो है कुमायूनी। ठीक है, कुमायूनी बोली, और इस कुमायूनी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। और अभी वर्तमान में नैनीताल, अल्मोड़ा आदि क्षेत्र के लोग कुमायूनी बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इसी के साथ ये वाला जो पार्ट था, हमने इस वाले पार्ट के पूरे विषय वस्तु की चर्चा कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि इस पार्ट की विषय वस्तु क्या थी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन इस पार्ट के लिए जरूर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं आगे के वीडियोस में इस पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख करूंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन वीडियो को बंद करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों। वैसे तो मैं ये रिक्वेस्ट ज़्यादा करता नहीं हूँ, जल्दी करता भी नहीं हूँ, शायद पहली बार ही कर रहा हूँ, कि आप लोग चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। ये बहुत बुरा लगता है दोस्तों। इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग उसका कुछ तो प्रतिफल जरूर दें। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये देखता हूँ कि चैनल के एनालिटिक्स में ज़्यादा अनसब्सक्राइब्ड वाले हैं जो कि वीडियोस देखते हैं, और सब्सक्राइब्ड वाले कम है जो कि वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अलविदा।